इस वीडियो में हम लोग देखेंगे DU B.Ed BHU B.Ed के प्रैक्टिस सेट को। तो प्रैक्टिस सेट को जरूर ज्वाइन कीजिए और अपने आंसर भी कमेंट करते जाइए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लायबिलिटी इज सोल ट्रेडर इज, एकाकी व्यापार का दायित्व होता है। ऑप्शन आपके पास है, आप लोग ऑप्शन पढ़िए और अपना आंसर भी कमेंट कर सकते हैं या सोच सकते हैं। इसका चलिए दोस्तों इसका उत्तर बता देते हैं। इसका उत्तर होगा अनलिमिटेड। अनलिमिटेड होता है, सीमित दायित्व होता है एकाकी व्यापार का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं आपके सामने। ये क्वेश्चन है कि एक खाते के कितने पक्ष होते हैं। यहाँ पे ये खाते मतलब आपका बैंक वाले अकाउंट नहीं होते, जो वाणिज्य में खाते बनते उसका मतलब यहाँ पे दिया है। एक खाते के कितने पक्ष होते हैं। हाउ मेनी साइड्स डज एन अकाउंट हैव, क्योंकि आपसे कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है DU B.Ed या BHU B.Ed में। 2, 3, 1 नन ऑफ दीज। आप लोग उसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आंसर ये है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 2। एक खाते जो पक्ष होते हैं वे 2 पक्ष होते हैं। ऐसा ही जनरल एंट्री आप लोग अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट होगा तो उसको पता होगा कि जो अकाउंट होता है उसके 2 साइड्स होते हैं। क्वेश्चन ये है कि जब स्थायी संपत्तियों को बेचा जाता है तो क्या होता है। ऑप्शन आपके पास है, कुल संपत्तियां बढ़ेगी, कुल दायित्व बढ़ेगा, कुल संपत्तियां घटेगी या कुल संपत्तियों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बता देते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है देयर इज नो चेंज इनटू टोटल एसेट्स। जब स्थायी संपत्तियां बेचते हैं तो इसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। एक रोजनामचा में कितने खाते होते हैं। एक रोजनामचा में कितने खाते होते हैं। हाउ मेनी कॉलम्स इन जर्नल हैज। 3, 4 या 5 या नन ऑफ दीज। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 कॉलम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोजनामचा एक पुस्तक है। जर्नल इज अ बुक ऑफ प्रारंभिक अभिलेखों की, रोकड़ अभिलेखों की या गौड़ अभिलेखों की या उधार अभिलेखों की। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रारंभिक अभिलेखों की। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया कि ट्रेड मार्क्स अकाउंट इज, व्यापारिक चिन्ह खाता होते हैं। कैसे खाते होते हैं। पर्सनल अकाउंट, ईयर अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या नन ऑफ दीज। व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाममात्र खाता या इनमें से कोई नहीं। तो जो ट्रेड अकाउंट होते हैं, जो ट्रेड मार्क्स होते हैं वे होते हैं ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक खाता होते हैं, रियल अकाउंट होते हैं। क्वेश्चन 7 है प्रोप्राइटर्स अकाउंट इज, स्वामी का जो खाता होता है वह किस प्रकार का होता है। वास्तविक खाता होता है कि नाम मात्र का खाता, नॉमिनल अकाउंट या पर्सनल अकाउंट या व्यक्तिगत खाता होता है या नन ऑफ दीज। इसमें से राइट आंसर इज व्यक्तिगत खाता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समान व्यवसाय के लिए साझेदारी फर्म में साझेदारों की न्यूनतम संख्या और अधिकतम संख्या आपको बतानी है। ऑप्शन है 2 and 10, 2 and 7, 7 and 50 या 2 and 20। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जो न्यूनतम संख्या होती है 2 होती है और अधिकतम संख्या जो होती है वह 20 होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि सार्वजनिक कंपनी के संचालकों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं। प्रबंधन समिति, वैधानिक समिति, संचालन मंडल समिति या इनमें से कोई नहीं। सार्वजनिक कंपनी के संचालकों को जो कहा जाता है वह कहा जाता है बोर्ड डायरेक्टर या संचालक मंडल। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि शैक्षिक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम स्थापित करते समय क्या उद्देश्य होता है। सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र मीन्स पब्लिक सेक्टर का जो उद्योग उपक्रम स्थापित किया जाता है तो उसका क्या उद्देश्य होता है। सामाजिक कल्याण, राष्ट्रीय हित, श्रम कल्याण या उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे। एक सरकारी उपक्रम को स्थापित करने का जो मेन उद्देश्य होता है सामाजिक कल्याण का भी होता है, राष्ट्रीय हित का भी होता है और श्रम कल्याण का होता है। अगले क्वेश्चन ये है कि हेपेटाइटिस जिसे यकृत शोथ भी कहा जाता है किसके द्वारा फैलता है। विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा, फफूंद द्वारा या शैवाल द्वारा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विषाणु द्वारा फैलता है हेपेटाइटिस रोग। क्वेश्चन 12 बच्चों का विकास निम्न का परिणाम है। सिर्फ सीखने का, सिर्फ परिपक्वता का, सिर्फ व्यक्तिगत विभिन्नताओं का या सीखने और परिपक्वता का। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि सीखना और परिपक्वता जो होता है बच्चों का विकास का परिणाम है। बच्चों के विकास का जो परिणाम होता है वे सीखने और परिपक्वता से होता है। क्वेश्चन 13 तक बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है। यहाँ ध्यान रखिएगा नहीं शब्द लिखा है, नहीं पाया जाता है। गरीबी, अशिक्षा, प्रति व्यक्ति उच्च आय या कृषि की प्रधानता। तो दोस्तों गरीबी भारतीय अर्थव्यवस्था में तो आप जानते ही पाया जाता है, तो यह ऑप्शन गलत हो जाता है। अशिक्षा तो आप जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में शिक्षा भी है, शिक्षित अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं शिक्षित लोग। कृषि प्रधानता ये भी भारतीय अर्थव्यवस्था में पाया जाता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है कि नहीं पाया जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति उच्च आय नहीं पाया जाता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन 14 ये कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है। चालू मूल्यों के आधार पर, स्थिर मूल्यों के आधार पर, उपयुक्त तुलनाओं के आधार पर या उपयुक्त में से किसी के आधार पर भी नहीं।
राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि चालू मूल्यों के आधार पर और स्थिर मूल्यों के आधार पर एसटीआई की गणना की जाती है। क्वेश्चन 15 है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण न्यूनतम औसत कैलोरीज के उपभोग के आधार पर किया जाता है, जो कितना है। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी का निर्धारण किया जाता है वो कैलोरी की मात्रा पर निर्धारित किया जाता है और उसकी न्यूनतम मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन आपके पास है 2700, 2400, 2000 या 2500। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 2400 कैलोरी होती है। अपवाद स्वरूप मांग वक्र होती है वह होता है जिसका, अपवाद स्वरूप जो मांग वक्र होती है वह कैसा होता है। झुकाव ऊपर दाईं ओर होता है, झुकाव नीचे दाईं ओर होता है, झुकाव ऊपर बाईं ओर होता है या अक्ष के समांतर होता है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो झुकाव होता है ऊपर दाईं की ओर होता है, ये अपवाद स्वरूप मांग का वक्र होता है। क्वेश्चन 17, अन्य बातों के समान होने पे कीमत में जो कमी के परिणामस्वरूप मांग में कैसा परिवर्तन होता है। मांग में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। मांग में वृद्धि कहते हैं कि मांग में कमी कहेंगे, मांग में संकुचन या मांग में विस्तार। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मांग में विस्तार कहा जाएगा। जब कीमत जब कम होती है और मांग में जो परिवर्तन होता है उसे कहा जाता है मांग में विस्तार। क्वेश्चन 18 ये है कि जब मांग का नियम क्या है। जब मांग बढ़ती है तो कीमत बढ़ती है, जब आय बढ़ती है तो मांग बढ़ती है। सी ऑप्शन है, जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है, जब मांग घटती है तो कीमत भी घटती है। इसका आंसर बताइए आप लोग। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन में सी इसका राइट होगा। जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है, इसे कहते हैं मांग का नियम। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एकाधिकार होता है। 2 फर्म वाले उद्योग को कहते हैं, 1 फर्म वाले उद्योग को या 3 फर्म वाले उद्योग को या बहु फर्म वाले उद्योग को। तो एकाधिकार जैसा नाम से आप समझ जा रहे हैं कि एकाधिकार मतलब एक का अधिकार होता है। तो इसमें जो फर्मों की संख्या होती है केवल एक होता है। 1 फर्म वाले उद्योग को कहा जाता है एकाधिकार। अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि ऐसी बाजार व्यवस्था जहां विक्रेताओं की संख्या कम हो उस बाजार का नाम क्या होता है। पूर्ण प्रतियोगिता, अल्पाधिकार, एकाधिकार या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे देखिए बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पूछा है कि विक्रेताओं की संख्या कम हो, तो जब जहाँ विक्रेताओं की संख्या कम होती है उसे कहते हैं एकाधिकार बाजार। क्वेश्चन 18 है कि पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर दर्शाता है। AR वक्र, MR वक्र, AC वक्र या MC वक्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। AR वक्र जो होता है पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 22 कि पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ क्या होता है। समरूप वस्तुएं, उद्योग में फर्म का स्वतंत्र प्रवेश होता है या क्रेताओं विक्रेताओं की बड़ी संख्या होती है या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बता दें कि जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है उसमें वस्तुएं जो होती हैं समरूप होती हैं, एक जैसी होती हैं। उद्योग में फर्मों का जो प्रवेश होता है वो स्वतंत्र होता है। इसके अलावा क्रेताओं और विक्रेताओं की जो संख्या भी होती है बहुत ज़्यादा होती है और उन्हें मार्केट का ज्ञान होता है, बाजार का ज्ञान होता है, क्रेता विक्रेता दोनों को, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये सभी लक्षण पूर्ण प्रतियोगिता में पाए जाते हैं। फोर ये है कि भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी। प्लासी के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद, कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलने के पश्चात या 1813 के चार्टर एक्ट के पश्चात। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों की लूट की महत्वपूर्ण घटना शुरू हुई प्लासी के युद्ध के पश्चात। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन कौन सा था। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी या रामकृष्ण मिशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्म समाज आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था। और बता दें कि ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वे थे राजा राम मोहन राय थे। ये राजा राम मोहन राय थे ब्रह्म समाज के संस्थापक। इसके अलावा इन्होंने आत्मीय सभा की भी स्थापना किया था। हिंदू कॉलेज के भी संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ऐसे पहले व्यक्ति थे, ऐसे समाज सुधारक थे जिनकी मृत्यु देश से बाहर इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक जगह पर हुई थी। क्वेश्चन 26 है कि ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था। धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, एक ईश्वरवाद का प्रचार करना, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ब्रह्म समाज का जो मेन उद्देश्य था वे था ऑप्शन नंबर ए भी था, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाता है। क्वेश्चन 17 ये क्वेश्चन 27 ये कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था। बड़ा इमामबाड़ा का, बुलंद दरवाजा का, जामा मस्जिद का या सिद्दी बशीर का। तो गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है, निम्नलिखित में किसके द्वारा ये लिखी गई है। ये अबुल फजल, अमीर खुसरो, फिरोज शाह या अब्दुल रशीद द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अबुल फजल द्वारा लिखी गई है आईने अकबरी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 में हुई थी। किसके बीच हुई थी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अकबर हैमू के बीच, राजपूत और मुगल के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच या सिकंदर और आदिल शाह के बीच। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अकबर और हैमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में, और बाबर और इब्राहिम लोदी की जो लड़ाई हुई थी वे
पानीपत की पहली लड़ाई थी। 32 है कि 1857 विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, कैनिंग या लॉर्ड लिटन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग था 1857 विद्रोह के समय। एक क्वेश्चन ये है कि वर्ष 1857 की विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या मंगल पांडे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपना बलिदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिवेदन किसके द्वारा किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, M.N. रॉय या महात्मा गांधी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, M.N. राय। क्वेश्चन 35 है कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, M.N. रॉय या जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया गया है। क्वेश्चन 36 ये है कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान का निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? 1928 में, 1931 में, 1936 में या 1942 में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1936 में ये प्रस्ताव लाया गया था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ गए। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने या सुभाष चंद्र बोस या वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही रहता है। 1938 में पंडित नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि वर्ष 1942 में किस योजना के तहत स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? क्रिप्स योजना, बेबल योजना, कैबिनेट मिशन योजना या माउंटबेटन योजना। अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्स योजना, जो कि 1942 में लाया गया था। क्रिप्स योजना का जो उद्देश्य था वे था द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय जनमानस का सहयोग प्राप्त करना, और इस योजना का कहना था कि युद्ध के उपरांत संविधान का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। संविधान सभा के गठन की मांग 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? महात्मा गांधी द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, B.R. अम्बेडकर द्वारा या बाल गंगाधर तिलक द्वारा। उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। क्वेश्चन 14 ये है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का क्या आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल की प्रस्ताव। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 की। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? सामान्य आयोग के प्रस्ताव पर, किप्स प्रस्ताव पर, माउंटबेटन योजना या कैबिनेट मिशन योजना के तहत। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? 1945, 46, 1947 या 1948 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 16%, 15%, 14% या 17%। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 16% होता है प्रोटीन में नाइट्रोजन का मात्रा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। समुद्री नमक, पराग, राख, धूमसूट, कोमल मृदा, जिसे फाइन सॉइल कहते हैं, निम्नलिखित में से किससे सम्मिलित है? गैस से, जलवाष्प से, धूल कणिका से या उत्तकाय से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धूल कणिकाओं से सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवालिका पर्वत श्रेणी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अंतर हिमालय, बाह्य हिमालय, निम्न हिमालय या विस्तृत हिमालय से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है शिवालिक पर्वत श्रेणी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झूम है, झूम क्या है? भारत के उत्तर पूर्वी की एक जनजाति, कृषि या खेती का एक प्रकार, एक लोक नृत्य या एक नदीकरण। इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा है कि झूम जो है वे खेती का एक प्रकार है। ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? 2 घंटे, 3 घंटे 45 मिनट, 7 घंटे 15 मिनट या 5 घंटे 30 मिनट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5.5 घंटे का अंतर होता है ग्रीनविच और भारत के मानक समय के बीच। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है।
क्वेश्चन नंबर 50 ये है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप अब कथन पढ़िए और इसका उत्तर आप लोग कमेंट कीजिए। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि ए भी इसका राइट है, 2 भी राइट है और 3 भी इसका राइट है, क्योंकि ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायुदाब पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परिवर्तन का आभास होता है। ऑप्शन 2 कह रहा है कि यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन नहीं होता है तो थोड़ा कठिन हो जाता है। आज नहीं, यहाँ पर होगा आग पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता है। तो सभी क्वेश्चन जो सभी ऑप्शन हैं वे सही जाते हैं। ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? अरेबियन, कालाहारी, सहारा या थार मरुस्थल? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल बताना है आपको, अटाकामा, कोलोरेडो, कालाहारी या थार? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है ऑप्शन नंबर डी, थार मरुस्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अग्नि चट्टान के बारे में गलत है? अग्नि चट्टान लावा के जलने से बनती है, यह जीवाश्म रहित होती है, इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है, अग्नि चट्टान जीवाश्म रहित होते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक ऑप्शन है। इसका सही उत्तर बताइए आप लोग, कौन सा कथन इसमें से गलत है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ई है, उपयुक्त में से कोई भी गलत नहीं है और सभी उत्तर इसके सही हैं। क्वेश्चन 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अवसादी चट्टानों के बारे में गलत है? ऑप्शन है कि अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं, इसमें जीव जंतु एवं वनस्पति का जीवाश्म पाया जाता है, आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला अवसादी चट्टान से ही बना है, खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि कोई भी ऑप्शन इसमें से गलत नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। अपनी तैयारी जारी रखिए। तैयारी ये एक सेट की एक जीत की है।